हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 77 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 77 में पूछा गया है, प्रथम भारी पानी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। प्रथम भारी पानी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है नांगल में। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा देश का पहला भारी जल संयंत्र पंजाब के रूपनगर जिले के नागल कस्बे में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के परिसर में 1962 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के दिशा में आंशिक रूप से ही चुंबकित होते हैं तथा किसी अति चुंबक के समीप लाए जाने पर ही आकर्षित होते हैं। और इनके उदाहरण है ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, पोटेशियम और क्रोमियम। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है? निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है? इसका सही जवाब होगा फ्रेंसियम। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और इसके बारे में देख लेते हैं। कमरे के मानक तापमान अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर केवल ब्रोमीन और मरकरी द्रव रूप में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर केवल ब्रोमीन और मरकरी जो है ये द्रव रूप में पाए जाते हैं। यद्यपि सीजियम, रुबिडियम, फ्रेंसियम तथा गैलियम कमरे के तापमान या उससे कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन धातु जो है चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती? निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती? इसका सही जवाब होगा एल्यूमिनियम। लोहा, निकेल, कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ हैं तथा तीव्रता से चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ है जो केवल अति शक्तिशाली चुंबक के द्वारा ही आकर्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? इसका सही जवाब होगा तांबा। प्रश्नगत विकल्प में तांबा जो है विद्युत अचुंबकीय पदार्थ है। इसको ध्यान रखिएगा। 82 है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? जो चुंबकीय सुई है किस तरफ जो है संकेत करती है? इसका सही जवाब होगा उत्तर दिशा। चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय सुई की नोक सदैव जो है उत्तर की तरफ होती है। चूंकि चुंबक जो होता है उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है, अतः सुई की नोक उसके आधार भाग के द्रव्यमान से कम होती है, इसीलिए वह नोक हमेशा जो है उत्तर की तरफ होती है और दिशा सूचक यंत्र में चुंबकीय सुई का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नांकित में से किससे टेप रिकॉर्डरों की टेप जो है लेपित रहती है? जो टेप रिकॉर्डरों की टेप होते हैं किससे लेपित रहता है? इसका सही जवाब होगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। देखिए, जो टेप रिकॉर्डरों की कैसेट है, टेप रिकॉर्डरों की कैसेट में ध्वनि का अभिलेखन फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के लेप चढ़े प्लास्टिक के टेप से या टेप पर जो है किया जाता है। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण जो होते हैं लोहे के छोटे छोटे कणों से बना होता है। रिकॉर्डिंग के समय ये कण जो है चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा दाब विद्युत प्रभाव। घड़ी में प्रयुक्त स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। कुछ पदार्थों में यांत्रिक दबाव के कारण विद्युत उत्पन्न करने की जो है क्षमता होती है, जिसे दाब विद्युत प्रभाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है? किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है। इसका सही जवाब होगा क्रिस्टलीय दोलित्र यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में प्रयुक्त क्रिस्टलीय दोलित्र घड़ी में कंपन उत्पन्न करता है और इसका परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक घड़ी समय निर्देशित करती है और यही कार्य लोलक घड़ी में लोलक करता है। 86 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको बताना है कि इन चार कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं।
ठीक है, पहला कथन है द्रव क्रिस्टलों का सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय अनुप्रयोग आंकिक प्रदर्शन में है, तो यह सही है। दूसरा है मोडम एक ऐसा युक्ति है जो एक कंप्यूटर तथा एक फोन लाइन से जुड़ा होता है, तो पहला दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट गलत है, तो सही जवाब होगा ए ऑप्शन। देखिए, द्रव क्रिस्टल पारदर्शी एक पतला सपाट डिस्प्ले है जो टेक्स्ट, छवि और वीडियो आदि को इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्रदर्शित करने के काम आता है। मॉडेम जो होते हैं यह कंप्यूटर और फोन लाइन से जुड़ी मतलब एक युक्ति, एक डिवाइस है जो फोन लाइन के एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में तथा कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में बदलती है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय गोवा में स्थित है, जबकि प्रादेशिक केंद्र कोची, मुंबई और विशाखापत्तनम में स्थित है। और इसके बाद जो वर्जिनिस है, वर्जिनिस 70 जो है एक पीला बौना तारा है जो वर्गो नक्षत्र से 59 प्रकाश वर्ष मतलब कि इससे दूरी पे है। जो वर्जिनिस 70 है यह एक क्या है, पीला बौना तारा जो वर्गो नक्षत्र से 59 प्रकाश वर्ष के दूरी पर है, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87 है द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में और पैकेट कैलकुलेटरों में, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उपयुक्त सभी में। द्रव क्रिस्टलों का प्रयोग कलाई घड़ियों में तथा प्रदर्शन युक्तियों में और शक्तिशाली पॉकेट कैलकुलेटरों में होता है। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला सुमेलित है यानी बी जो है सुमेलित है, जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, यह हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट मतलब कि ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो है यह चेन्नई में है, लेकिन डी ऑप्शन जो दिया गया है यह सुमेलित नहीं है। अंटार्कटिक स्टडी सेंटर बेंगलुरु में नहीं है। अंटार्कटिक तथा महासागरीय अनुसंधान का राष्ट्रीय केंद्र वास्को डिगामा बेंगलुरु में नहीं बल्कि गोवा में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। और 89 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, इसका सही जवाब है स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद में है, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में ही है, जबकि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में और SHAR केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 90, इसमें आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए वैसे इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन जो संस्थान है यह वाराणसी में है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 91 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस कहां पर स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस कहां स्थित है, इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु में। और 92 नंबर क्वेश्चन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसरो के सहयोग से बनाता है, क्या बनाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब है GAAS सौर सेल। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसरो के सहयोग से GAAS सौर सेल बनाता है, और यह जो सौर सेल है इससे जो तात्पर्य है क्या है, मतलब कि गैलियम आर्सेनाइड है, और इसके माध्यम से अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है इसको जो है आवश्यक ऊर्जा मिलेगी, इसको ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, इसमें भी आपको सूची 1 सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है, ठीक है। तो हाईटेक सिटी बताइए कौन सा है, हाईटेक सिटी हैदराबाद है, साइंस सिटी कोलकाता है, और केंद्रीय जो औषधि अनुसंधान संस्थान है ये कहां पे है, तो बताइए, इसका देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा यानी तिरुवनंतपुरम में है। साइंस सिटी कोलकाता और हाईटेक सिटी हैदराबाद। 94 है विश्व के सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है, प्रयोग करती है, क्या प्रयोग करती है, तो इसका सही जवाब होगा स्ट्रोंशियम परमाणु, सी ऑप्शन। देखिए ज्वाइंट इंस्टीट्यूट ऑफ लेबोरेटरी एस्ट्रोफिजिक्स अमेरिका के प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों में से एक है, और यहाँ के वैज्ञानिकों ने कुछ हजार ट्रोंसियम जो
स्ट्रोंसियम है, यह चांदी के समान चमकीला सफेद धातु होता है और परमाणु पर आधारित एक घड़ी का यह जो है इसके माध्यम से निर्माण किया गया है और यह ऐसी आणविक घड़ी है जो सबसे ज्यादा सटीक समय बताएगी और यह घड़ी सीजियम पर आधारित अमेरिकी समय मानक से जो है ज्यादा मतलब सटीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है टेलीफोन में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। माइक्रोफोन एक ध्वनि से वैद्युत ट्रांसड्यूसर या संवेदक होता है जो ध्वनि को विद्युतीय संकेत में रूपांतरित करता है। कार्बन माइक्रोफोन के उपयोग के उदाहरण प्रारंभिक टेलीफोन पुनरावर्तकों में मिलते हैं, जिनके कारण निर्वात नलिकाओं के युग से पहले भी टेलीफोन पर लंबी दूरी की बातचीत कर पाना संभव हो सका। क्वेश्चन नंबर 96 है, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किनके द्वारा किया गया था? तो जो ग्रहों की गति का नियम दिया था किसने दिया था? तो केपलर के द्वारा। ग्रहों की गति संबंधित 3 नियम केपलर के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। केपलर ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक ग्रह जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण निम्न परिघटना पर आधारित है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण निम्न परिघटना पर आधारित है। इसका सही जवाब होगा नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, ए ऑप्शन। एमआरआई अर्थात मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों और उनकी कार्य प्रणालियों के बारे में अत्यंत उपयोगी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एमआरआई जो तकनीक है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद परिघटना पर आधारित है। 98 है, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग होता है वह है। तो माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव है ट्यूब, इसका जो उपयोग होता है, तो देखिए इसका सही जवाब होगा मैग्नेट्रॉन ट्यूब। ठीक है, सी ऑप्शन। मैग्नेट्रॉन ट्यूब जो है अधिक शक्ति की सूक्ष्म तरंगे जो है पैदा करने वाली एक निर्वात नलिका है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की धारा पर चुंबकीय क्षेत्र की संक्रिया से जो है सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न की जाती है। आजकल इनका जो प्रयोग है माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, सोलेक्सा होता है। सोलेक्सा क्या होता है? तो सही जवाब होगा सौर रिक्शा। सोलेक्सा जो है सौर रिक्शा है और सोलेक्सा एक पर्यावरण मित्र तिपहिया वाहन है जिसे हम रिक्शा कहते हैं। यह सौर सेल से चलता है और यह आंशिक रूप से पैडल या आंशिक रूप से वैद्युत ऊर्जा से जो है चालित है। इसे वैद्युत ऊर्जा जो है इसे वैद्युत ऊर्जा एक बैटरी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है जो कि सौर ऊर्जा से चार्ज होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। साइटोट्रॉन ऐसा यंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है। तो साइटोट्रॉन जो है कैसा यंत्र है, क्या उत्पन्न किया जाता है? तो देखिए साइटोट्रॉन जो है एक ऐसा यंत्र है जिससे कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा कृत्रिम मौसम, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थापित किया गया था? एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब होगा रुड़की, सी ऑप्शन। तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित रुड़की में एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी और 1853 में स्थापित थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का नाम वर्ष 1948 में बदलकर क्या कर दिया गया? यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की। 21 सितंबर 2001 को भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर जो है इसे भारत का 7वां प्रौद्योगिकी संस्थान घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 102 है, भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? इसका सही जवाब होगा बताइए 1/4/1957। 1 अप्रैल 1957 से मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली यानी दशमलव प्रणाली का जो है दशमलव प्रणाली है, दशमलव प्रणाली का प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 1997 और 1 अप्रैल 1997 से 1964 तक टकसालों से उत्पादित पैसों को नया पैसा कहा गया, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 103 है, टैकियाना से क्या तात्पर्य है? टैकियाना इसका तात्पर्य क्या होता है? तो प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। तो टैकियाना से जो तात्पर्य है प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। और इसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ व्यक्ति
और दूसरे तरफ कैसे इनको जाना जाता है, यानी किस व्यक्ति को किस कार्य के लिए जाना जाता है, उसके साथ आपको मिलान करना है। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जॉन सी मेथर जो है नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर से ऑब्जर्वेशनल मतलब कॉस्मोलॉजी लेबोरेटरी में वरिष्ठ ये खगोलविद और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के वरिष्ठ परियोजना वैज्ञानिक हैं। 2006 में जॉर्ज स्मट के साथ संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जा चुका है। माइकल ग्रिफिन 13 अप्रैल 2005 से 20 जनवरी 2009 तक जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के 11वें प्रशासक थे। पॉल गार्डनर एलन जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं और ये जो है वर्ष 1975 में बिल गेट्स के साथ जुड़े। पियर्स जे सेलर्स जो है नासा ने इन्हें जो है 1996 में अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना। इन्हें अंतरिक्ष में कुल 35 दिन 9 घंटे 2 मिनट रहने का अनुभव प्राप्त है, जिनमें अंतरिक्ष पद यात्राएं भी सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 105 है, राजा रमन्ना के बारे में निम्न पर जो विचार दिए गए हैं आपको बताना है कि राजा रमन्ना के बारे में कौन से कथन सही है। पहला है आणविक उपकरण के परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों की टीम का वह निर्देशक अधिकारी थे। दूसरा है 1975 में उन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। तीसरा 1990 में उन्हें रक्षा का संघीय राज मंत्री बनाया गया। चौथा है उन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक इन रागा एंड वेस्टर्न सिस्टम नाम की पुस्तक का लेखन किया। तो राजा रमन्ना के बारे में देखिए हम लोगों ने वैसे भी डिस्कस किया है, तो इसका सही जवाब होगा चारों, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो कथन दिए गए हैं राजा रमन्ना के संदर्भ में सही है। राजा रमन्ना एक भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण यानी स्माइलिंग बुद्धा करने वाले वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किया था। 1975 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 1990 में वीपीसी सरकार में राजा रमन्ना को रक्षा मंत्री बनाया गया। डॉक्टर राजा रमन्ना बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। परमाणु भौतिकी के साथ साथ संगीत और दर्शन में भी उनकी गहरी रुचि थी। संगीत उनके दिल के बहुत करीब था और इसी कारण उन्होंने इस विषय पर एक पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक इन रागा एंड वेस्टर्न सिस्टम 1993 में लिखी। क्वेश्चन नंबर 106 है, वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है। वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है उड़ानों के वेधन में, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। वाटर जेट प्रणाली में पतली पाइप के द्वारा पानी के धार को तेज गति से छोड़ा जाता है। इसका अनुप्रयोग खदान उद्योग से लेकर वैमानिकी तक में किया जाता है और इन उद्योगों में यह काटने में, आकार देने में तथा वेधन कार्य में उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 107 है, यदि कोई सूचना टेलीफोन के द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीफोन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? टेलीफैक्स, बी ऑप्शन। टेलीफैक्स के सहायता से ग्राफिक तथा टेक्स्ट सूचनाओं का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक टेलीफोन लाइन के द्वारा आदान प्रदान होता है। फैक्स का आविष्कार स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर बेन ने 1842 ईस्वी में किया था। ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर बेन। और इसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन है, लेसर बीमा का उपयोग होता है। लेसर बीमा इसका उपयोग होता है किसमें? तो आंखों की चिकित्सा में। जो आंख है इसके चिकित्सा में लेसर बीमा का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में लेसर बीमा का सर्वाधिक उपयोग संवेदनशील शल्य चिकित्सा जैसे कॉर्निया के प्रत्यारोपण में किया जाता है। यह किडनी स्टोन, कैंसर, ट्यूमर और मस्तिष्क के ऑपरेशन में भी इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 109 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है। तो अब बताइए, देखिए इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्योंकि हम लोग मिसलेनियस प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। देखिए शुष्क बर्फ जो होता है मूलतः क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कोबाल्ट जो 60 है इसका प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो शुष्क बर्फ है मूलतः क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जो कोबाल्ट 60 है इसका प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए होता है। क्रायोनिक्स है कम तापमान पर इंसानों और जानवरों के शरीर को जो है संरक्षित रखने के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया है और जीन थेरेपी में रोगग्रस्त जीनों को निकालकर रोग मुक्त बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब होगा एडोब हार्डवेयर। एडोब सिस्टम जो है कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह कंपनी मुख्य रूप से मल्टीमीडिया और रचनात्मक सॉफ्टवेयर उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिए गए, जो सत्य है आपको बताना है। इसमें सी ऑप्शन जो दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अधिक वायु प्रदूषण होता है, यह कथन जो है सत्य है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जॉन्स हॉपकिंस का जन्म जो है 19 मई 1975 को मैरीलैंड में हुआ था। वे जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय तथा जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल के संस्थापक थे। होम्योपैथी उपचार के प्रणेता डॉक्टर हेनी मैन थे और 12 फरवरी 1809 को जन्मे चार्ल्स डार्विन जो है यह ब्रिटिश पर्यावरण विज्ञानी थे। इन्होंने विकास का यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी विकास का सिद्धांत दिया था और कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है पौधे ग्रहण नहीं करते हैं, अतः यह जो प्रदूषण है उत्पन्न करती है। वास्को द गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था। इसके द्वारा की गई भारत यात्राओं ने पश्चिमी यूरोप से केप ऑफ गुड होप होकर जो है पूरब के लिए समुद्री मार्ग खोल दिए थे और अमेरिकी की खोज कोलंबस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 112 है, ऑटो हान ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। तो बताइए किस सिद्धांत पे जो है ऑटो हान अणु बम के खोज किए थे? इसका सही जवाब है नाभिकीय विखंडन, बी ऑप्शन। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। ऑटो हान ने अणु बम की खोज नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर की। वर्ष 1939 में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हान तथा एफ स्ट्रॉसमैन ने ज्ञात किया कि जब यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो यूरेनियम 235 का भारी नाभिक लगभग 2 बराबर खंडों में विभक्त होता है। इसके साथ बहुत अधिक ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है और इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, एटम बम के सिद्धांत का जो आधार होता है वो क्या आधार है? तो एटम बम के सिद्धांत का आधार है नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 114 है, वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो नागासाकी पे गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक जो है प्रयुक्त किया गया था? इसका सही जवाब होगा प्लूटोनियम, सी ऑप्शन। 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम जो है नागासाकी जवाब मतलब कि नागासाकी जो है यह जापान का एक शहर है, यहां पर गिराया गया था। इसमें जो है प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वही दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। तो ये दोनों जो शहर हैं नागासाकी और हिरोशिमा, ये जापान के शहर हैं। और कब कब जो है इन पे मतलब कि बम गिराया गया था और कौन कौन से, उनका क्या नाम था? फैटमैन था, लिटिल बॉय था। फैटमैन में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, लिटिल जो बॉय है इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखिएगा प्लूटोनियम और यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 115 है, मतलब कि आपको बताना कि हाल ही में प्रवर्तित आईफोन 4S की अनन्य विशिष्टताएं क्या है? जो आईफोन 4 है, आईफोन 4S, इसकी अनन्य विशिष्टताएं क्या हैं आपको बताना है। देखिए इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। दूसरा तीसरा जो मतलब कि स्टेटमेंट है यानी आईफोन एस के संदर्भ में जो कथन दिया गया है 2 और 3 मतलब कि सही है। देखिए आईफोन एस जो एस है, आईफोन 4S यह एप्पल कंपनी के द्वारा निर्मित टच स्क्रीन स्मार्टफोन है। यह डुअल कोर एप्पल A5 प्रोसेसर से युक्त है। इसमें 512 MB की रैम और इसमें जो है 200 घंटे का स्टैंड बाई समय है। यह साथ ही 3G इसमें जो है 8 घंटे का टॉक टाइम, जबकि 2G में 14 घंटे का टॉक टाइम है। इसमें वाणी पहचानने वाला तथा वार्तालाप में सहायक सॉफ्टवेयर सीरी संलग्न है। और ज्ञातव्य है कि पहला आईफोन जून 2007 में जारी किया गया था। तो आईफोन जो 4S है इसके बारे में कुछ डेटा दिया गया, आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसके बाद 116 में कुछ डेटा है, आपको बताना है कि इसके डेटा के आधार पे निम्नलिखित मतलब इन आविर्भूत होती हुई संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में उपयुक्त परिदृश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है सबसे मतलब उपयुक्त रूप से लागू होता है। तो चलिए इसके इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं।
कह रहा है कि जब सुबह आपके स्मार्टफोन का अलार्म बजता है तो आप उठ जाते हैं और अलार्म बंद करने के लिए जो है आप जो है उसे मतलब कि थपकी देते हैं, जिससे आपका गीजर स्वतः ही चल पड़ता है। आपके स्नानगार में लगा स्मार्ट दर्पण जो है दिन के मौसम को दर्शाता है और आपकी ऊपरी टंकी में पानी के स्तर का भी संकेत देता है। जब आप नाश्ता बनाने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर से कुछ किराना सामान निकाल लेते हैं, यह इसमें भंडारित सामान में मतलब कि आई कमी को जान लेता है और ताजे किराना सामानों की पूर्ति के लिए क्रयादेश दे देता है। जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं और दरवाजे पर ताला लगाते हैं, तब सभी चाबियां यानी बत्तियां, पंखे, गीजर और एसी मशीनें जो होती हैं स्वतः बंद हो जाती हैं। आपके कार्यालय के रास्ते पर आपकी कार आगे आने वाले यातायात की भीड़ के बारे में आपको चेतावनी देती है और वैकल्पिक रास्ते का जो है सुझाव देती है। और यदि आपको किसी बैठक के लिए देर हो रही है तो यह उसके अनुसार आपके कार्यालय में जो है संदेश भेज देती है। तो बताइए, इस आविर्भूत होती हुई संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में उपयुक्त परिदृश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से लागू होता है? इसका सही जवाब होगा इंटरनेट ऑफ थिंग। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है इसके लिए जो है यह लागू होता है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जो है आप देख लीजिएगा। जो इंटरनेट ऑफ थिंग है, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, भौतिक उपकरणों, वाहनों, घरेलू उपकरणों आदि का एक नेटवर्क है जो इन उपकरणों को आपस में संबंध करके डाटा के विनिमय में सक्षम बनाता है। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इन उपकरणों के सहायता से गृह स्वचालनीकरण यानी होम ऑटोमेशन होता है, यह संभव होता है और सुदूर निगरानी क्षमताएं जो होती है उपलब्ध हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है, किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पे जो है प्रवृत्त किया है? ठीक है, किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पे प्रवृत्त किया है? इसका सही जवाब होगा अमेरिका। 29 अप्रैल 1953 को अमेरिका के लॉस एंजलस टेलीविजन स्टेशन यानी KECA ने एक साइंस फिक्शन कार्यक्रम स्पेस पेट्रोल का जो है मतलब कि एक एपिसोड 3D में प्रसारित किया था और यह विश्व में पहला 3D टेलीविजन प्रसारण था। जनवरी 2012 में चीन ने अपना 3D टेलीविजन चैनल प्रायोगिक तौर पे आरंभ किया था। ध्यान रखिएगा। 118 है, 3D मुद्रण का निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रयोग होता है? तो 3D मुद्रण का जो निम्नलिखित में से प्रयोग होता है, इसमें 5 जो है प्रयोग के लिए जो कथन दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें किस किस में जो है 3D मुद्रण प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए इसमें पहला है मिष्ठानों के चीजें बनाने में, जैव इलेक्ट्रॉनिक कण के निर्माण में, ऑटोमोटिव उद्योग में, पुनर्निर्माणकारी शल्यकर्म में और डेटा संसाधन प्रौद्योगिकी में। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा यानी सभी। एक डिजिटल फाइल से त्रिविमीय ठोस वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया ही 3D प्रिंटिंग है। चॉकलेट, कैंडी इत्यादि के निर्माण में 3D प्रिंटिंग का जो मतलब कि जो 3D प्रिंटिंग है इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रिंसटन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटिंग के प्रयोग के द्वारा बायोनिक कान का निर्माण किया। और पहला जो इसमें कथन है मतलब कि कथन जो दूसरा है इसके संदर्भ में सत्य हो जाता है, पहला तो सत्य ही है। और कारों के पुर्जे इत्यादि के निर्माण में भी 3D जो प्रिंटिंग है इसका प्रयोग सामान्य है। चेहरे के पुनर्निर्माणकारी शल्य क्रिया में भी 3D प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के पुर्जों के निर्माण में भी 3D प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। ये पुर्जे डाटा प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, परिधीय प्रौद्योगिकी यानी वियरेबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में परिधीय उपकरणों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य निष्पन्न किया जा सकता है या किए जा सकते हैं? पहला है किसी व्यक्ति का लोकेशन निर्धारण, किसी व्यक्ति का मतलब कि निद्रा मॉनिटरिंग और श्रवण दोष मुक्त व्यक्ति की सहायता। इसमें से जो सही है, तीनों सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जो परिधीय प्रौद्योगिकी की मदद है, इससे तैयार किए जाने वाले परिधीय उपकरणों यानी वेरिएबल डिवाइस जो है इसकी सहायता से अन्य विभिन्न कार्यों के अतिरिक्त प्रश्नगत तीनों ही कार्य जो है संपन्न किए जा सकते हैं। जैसे जीपीएस युक्त रिस्ट बैंड या रिस्ट वॉच से किसी व्यक्ति का जो है लोकेशन निर्धारण किया जा सकता है। वहीं फिटबिट जैसे उपकरण से व्यक्ति का निद्रा मॉनिटर किया जा सकता है यानी स्लीप जो मॉनिटरिंग है इसको किया जा सकता है। श्रवण दोष युक्त जो मतलब कि सुनने से
सुनने, श्रवण यानी सुनने से जो दोष युक्त हैं, जो जिनको मतलब कि सुनाई नहीं देता है, तो इनकी सहायता जो है मतलब कि श्रवण दोष युक्त व्यक्ति की सहायता के लिए जो है इनका प्रयोग किया जा सकता है, यानी हियरिंग एड के संदर्भ में इनका प्रयोग किया जा सकता है। परिधेय उपकरणों के सबसे प्रारंभिक जो उदाहरण है इसमें ये सभी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया समूह तथा वैसेनार व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के सदस्य बनाए जाने को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है? पहला अंतर दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों के द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिमों को न्यूनीकृत करता है, जबकि वैसेनार व्यवस्था ओईसीडी के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह है जिसके समान लक्ष्य हैं। तो पहला जो है कथन मतलब इन दोनों के बीच जो अंतर दिया गया सही नहीं है। दूसरा है, ऑस्ट्रेलिया समूह के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिका के देश हैं, जबकि वैसेनार व्यवस्था के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी द्वीपों के देश हैं। तो दोनों में से कोई जो है अंतर सही नहीं है, तो आपका सही होगा डी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया समूह 1985 में स्थापित एक अनौपचारिक समूह है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों के द्वारा रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिमों को न्यूनीकृत करना है। वर्तमान में इसके 43 सदस्य हैं जिसमें यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य शामिल हैं। एशिया से भारत और जापान इस समूह के सदस्य हैं तथा अफ्रीका का कोई भी देश इसका सदस्य नहीं है। वैसेनार व्यवस्था जो है यह बहुस्तरीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जिसे एमसीआर कहते हैं, और इसका जो उद्देश्य है पारंपरिक हथियारों एवं दोहरे उपयोग की वस्तुओं और तकनीकों को निर्यात पर नियंत्रण करना है। इसके 42 सदस्य देश हैं और जिनमें मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीपों के देश जैसे एशिया से भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। स्पष्ट है कि पहला कथन यानी पहला और दूसरा जो है मतलब कि इन दोनों के संदर्भ में सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 121। आपको इसमें जो है मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 के साथ, ठीक है? तो आप देख लीजिए, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। जो ऊष्मा से वैद्युत है इसका रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो सौर सेल। सौर सेल जो होता है ऊष्मा से वैद्युत में ऊर्जा का रूपांतरण करता है। लाउड स्पीकर जो है यह वैद्युत से ध्वनि में जो है ऊर्जा का रूपांतरण करता है। नाभिकीय रिएक्टर जो है यह द्रव्यमान से ऊष्मा में जो है ऊर्जा का रूपांतरण करता है। और ईंधन दहन जो है यह रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश में ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। 122 है, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है। जो साइकिल है और कार है इनमें बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, क्यों होता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, इसलिए जो है बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। बॉल बेयरिंग के प्रयोग से पहिया और धुरी के बीच का जो संस्पर्श प्रभावी क्षेत्र है यह घट जाता है। संस्पर्श क्षेत्र के घटने से घर्षण बल कम लगता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही जवाब होगा रेडियोवेटर। जो रेडियो वाटर है, रेडियोएटर यहाँ पे लिखा हुआ है, रेडियो वाटर भी बोलते हैं। रेडियोएटर जो है मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला एक यंत्र है। टरबाइन के द्वारा जो है बहुत मतलब कह सकते हैं जो टरबाइन है इसके द्वारा बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जो है इस यंत्र का कार्य में प्रयोग किया जाता है। और जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नौ संचालन तथा खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोणों को मापने वाला जो है यह यंत्र है। तो इसी के साथ जो फिजिक्स है पूरी तरह से फिनिक्स हो गया। और नेक्स्ट में हम लोग जो है बायोलॉजी का डिस्कस करेंगे, न कि रसायन विज्ञान का, क्योंकि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा जो रिक्वायर्ड है वो बायोलॉजी का है। तो नेक्स्ट सेशन हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फिजिक्स जो है बाय टॉपिक पूरी तरह जो है मतलब कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन दम कह सकते हैं एक भी पॉइंट जो है उसमें नहीं छोड़ा गया है। तो पूरी तरह से आपका आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और आपके प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लीज आप लोग कमेंट किया करिए, ठीक है। तो कमेंट ये भी करिएगा कि बायोलॉजी स्टार्ट किया जाए या केमिस्ट्री। तो
ये आप पे निर्भर है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।